तो लेकिन मेरा दुर्भाग्य यही था कि 38 का उम्र पहुँचते पहुँचते वो ब्लैक स्पॉट जो ब्रेन से आने लगा वो बहुत स्पीड आने लगा। तो उसका स्पीड के कारण मैं 38 में ही कंप्लीट ब्लाइंड हो गया। और ब्लाइंड भी ऐसा कि एक ही दिन में, एक ही झटके में दोनों आँख चला गया। 1998 का जनवरी महीने में मेरा आँख चला गया। 1997 का अगस्त से मैंने मुनाल शुरू किया था। तो वही 3-4 महीने का डिफरेंस था। मुनाल का फर्स्ट इशू आने के बाद तो मैं टोटली ब्लाइंड हो गया। मैं जैसे कि मृत्यु के बाद जीवन का क्या होगा, ऐसे बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी। तो अब मुझे तो पता उस वक्त नहीं था ना मैं एक दिन ब्लाइंड हो जाऊंगा बोल के। लेकिन जब मैं ब्लाइंड हुआ तो पहले जो पढ़ा हुआ था ना उसी ने मुझे शक्ति दे दी। बहुत बढ़िया। फिर भी आज भी तो आप पढ़ाई करते हैं? पढ़ते हैं, है ना। प्रत्येक महीना मैं किताबें खरीदता हूँ तो मेरे बुक सेल में कम से कम 10,000 से ज़्यादा किताबें हैं। सब किताबें मैंने पढ़ी हुई है, नेपाली, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली। बंगाली में भी मुझे थोड़ा बहुत अच्छा ही ज्ञान था। तो बंगाली में लिख सकता था, पढ़ सकता था, बोल सकता था। मुझे बंगाली लैंग्वेज बहुत अच्छा लगता था। टोटली पोस्ट ऑफिस में 40 साल काम किया। 40 साल ऐसे नहीं बोल सकते, 39 साल 6 महीने 9 महीने, तो 40 साल ही धरिए उसको। तो 40 साल में 16 साल मैंने आँखा देख के, दृष्टि के साथ काम किया। 24 साल विदाउट विजन मैंने काम किया। और किसी ने भी मुझे, कोई भी ऑफिसर ने आके तुम ऑफिस में काम नहीं कर सकते हो, तुम वॉलंटियर रिटायरमेंट चले जाओ, ऐसा ऐसा कुछ बोल नहीं पाया। ईश्वर ने हमें एक बार ये जन्म दिया है, ये जीवन दिया है। ये जीवन में आपको जो भी हो, 1 नंबर आपको ईमानदार रहना है, 2 नंबर आपको संतुष्ट रहना है। जो भी आपके पास हो उसी से आपको संतुष्ट रहना है। द गॉड अंतर्गत रूबरू में भानु छेत्री, आपको स्वागत जनाता हूं मैं। धन्यवाद। आप 38 साल की उम्र में डिजेनरेटिव आई डिजीज रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की शिकार हुए। 38 साल के बाद आप इस संसार को, इस दुनिया को कैसा पाते हैं? ये मेरा डिजीज ऐसा था, जब मैं स्कूल में था जी, तो फ्रंट बेंच में मैं रहता था वहीं पर, तो मुझे ब्लैक बोर्ड दिखने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। बाद में जब मैं कॉलेज चला गया, कॉलेज में तो बस फ्रंट लाइन तो मैं चुन नहीं पाता था, तो बैक सीट्स में भी बैठना पड़ता था। वहाँ पर मुझे प्रॉब्लम होने लगा, मुझे तो ब्लैक बोर्ड में कुछ दिखाई ही नहीं देता है। तब मैं आई स्पेशलिस्ट के पास गया, तो उन लोगों ने करीबन 6 महीने तक मेरा एक्सपेरिमेंट किया, लोकल दार्जिलिंग का आई स्पेशलिस्ट ने। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने बोला आपको तो बहुत बुरा डिजीज है, इसको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा कहा जाता है, इसका तो कोई इलाज नहीं है सारा संसार में। अरे वाह। तो उसके बाद मैं सिलीगुड़ी आ गया, थोड़ा और स्पेशलिस्ट ढूंढते ढूंढते। तो सिलीगुड़ी में आके मेडिकल कॉलेज का एक आई स्पेशलिस्ट को मैंने दिखाया। उन्होंने मुझे बोला कि आपका ये रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का कारण क्या है। मैं कारण मतलब किस तरह से आपको ये बीमार हो गया है ये मैं बता देता हूँ। आपका ब्रेन जो है, ब्रेन से जो आई में नर्व कनेक्टेड है, उस नर्व में से आपका काला काला दाग जाके रेटिना के बैक में जम रहा है। तो देखने में वो मकड़ी का जाली जैसे लगता है। जैसे जैसे वो काला काला धब्बा बढ़ने लगेगा वैसे वैसे आपका विजन चला जाएगा। लेकिन अभी आपका उम्र उतना नहीं है, तो इसीलिए 55-60 पहुंचने के बाद आप हो सके तो 80% 90% ब्लाइंड हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने बोला। तो लेकिन मेरा दुर्भाग्य यही था कि 38 का उम्र पहुंचते पहुंचते वो ब्लैक स्पॉट जो ब्रेन से आने लगा वो बहुत स्पीड आने लगा। तो उसका स्पीड के कारण मैं 38 में ही कंप्लीट ब्लाइंड हो गया। और ब्लाइंड भी ऐसा कि एक ही दिन में, एक ही झटके में दोनों आंख चला गया।
तो पहले तो 2-4 दिन मैं नर्वस हुआ, क्योंकि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता था, नर्वस हुआ। लेकिन मुझे मेरा घर से, मेरे परिवार से जो सपोर्ट मिल रहा था, उसी सपोर्ट के बूता पर मैंने सोचा नहीं, मुझे तो जिंदा रहना ही है, तो ठीक है, ऐसे भी मैं चला जाऊंगा, मेरा आँख तो अब ठीक होने वाला तो है ही नहीं इस जन्म में। तो मैंने खुद को कंसोल किया, आश्वासन दिया कि भानु तुम चलो आगे, तुम अपना मन की आंखों से देखो। वाह। तो बस मैं मन की आंखों से देखने लगा, तो घर से भी मुझे बहुत उत्साह मिला। तो आफ्टर 38 के बाद ही मैंने एक्चुअली साहित्य में अपना कदम चाला, ऐसा आप बोल सकते हैं, क्योंकि 1975 में मेरा पहला कविता पब्लिश हुआ था। सिक्किम से उस वक्त निकलता था साप्ताहिक नेपाली पत्रिका हिमाली बेला, उसमें मेरा एक पोएम पब्लिश हुआ था, मैले माया गरेको सिक्किम। तो उसके बाद मैंने बहुत लिखा, जैसे कि मेरा पहला कहानी ताशको घर, वो मधुपर्क में पब्लिश हुआ था। उस वक्त मधुपर्क में किसी का भी कुछ पब्लिश होना वो एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। और मेरा एक कविता भी रूपरेखा में प्रकाशित हुआ। तो रूपरेखा और मधुपर्क तो आप जानते ही हैं, नेपाल का लीडिंग लिटरेरी जर्नल है ये तो। जी हाँ, जी हाँ। तो उसमें मुझे बहुत से बड़े बड़े साहित्यकारों ने बधाई भी दिया, भाई आपका तो वहाँ पर पब्लिश हो गया। हम लोगों ने कितने साल से अपना रचना भेज रहे हैं लेकिन हमारा नहीं आता, आपका कैसे आ गया? तो मैं तो खुद में क्या बोलूँ अब। तो उसके बाद जब मैं ब्लाइंड हुआ, ब्लाइंड होने के बाद मेरा पुराना जो साहित्य के प्रति मेरा अभिरुचि था वो जग गया। तो बस मैंने उसी वक्त से मुनाल का एडिशन पब्लिकेशन शुरू किया। 1998 का जनवरी महीने में मेरा आंख चला गया, 1997 का अगस्त से मैंने मुनाल शुरू किया था। अरे बाप। तो वही 3-4 महीने का डिफरेंस था। मुनाल का फर्स्ट इशू आने के बाद तो मैं टोटली ब्लाइंड हो गया मैं। फिर भी मैंने मुनाल को बस चलाता रहा। 16 इश्यूज तक तो मैंने चलाया। दैट वाज अ क्वार्टरली लिटरेरी जर्नल, इंग्लिश जर्नल। एग्जैक्टली। मैगजीन कलश को आप निकालते थे? हाँ, 2 इशू तक निकाला आपने? 2 इशू निकाला उसका। तो जितने भी आपके कृतियां हैं, सब आपके ये जो दुर्घटना हुई, प्राकृतिक दुर्घटना, उसके बाद ही पब्लिश हुए हैं आपके? ना, कलश तो पहले ही हुआ था। कलश जब आपका दृष्टि शक्ति था तब निकला था, तो उसके बाद लेकिन जितने भी आपके जो कृतियां हैं, जितने किताबें हैं, वो सारी 38 के बाद ही शायद पब्लिश हुआ है। हाँ, वो तो आफ्टर। तो हमने सुना है कि आपकी धर्मपत्नी और आपकी बहन जी क्रिएशन के इस प्रोसेस में आपके साथ जुड़े रहते हैं। नहीं, मेरा धर्मपत्नी और बहन सिर्फ नहीं, इतना बोलने से गलत होगा। बेटे भी हैं। क्योंकि मेरा बड़ा लड़का मुनाल का पब्लिकेशन में कहाँ पर दौड़ना है, क्या करना है, कहाँ पर पैकिंग करके मुनाल को भेजना है, किस बस में देना है, वो सब वही करता था। पूरा दौड़ने का काम। और मेरा छोटा लड़का, इसका इंग्लिश भी अच्छा है और नेपाली भी अच्छा है। बढ़िया। तो क्योंकि मातृभाषा नेपाली है, अभी तो क्या है कि हम लोग नेपाली हम नहीं जानते, इस तरह से बोल के खुद गर्व करते हैं, गर्व अनुभव करते हैं। लेकिन मैं उस कैटेगरी में पढ़ना नहीं चाहता, तो मैंने अपना लड़का को वैसा ही किया। और वो भी मुझे बहुत हेल्प कर, जैसे कि चौरंग बोल के एक आपका गोवा का एकांकी नाटक संग्रह है गोवा का, तो उसका ट्रांसलेशन में मेरा छोटा लड़का ने काम किया। अरे वाह। उसने मुझे ओरिजिनल स्क्रिप्ट अंग्रेजी में पढ़ दिया, मैंने नेपाली में ट्रांसलेट करके डिक्टेट किया, वो लिखने लगा। अरे वाह। तो बहुत बढ़िया किताब निकला। साहित्य अकादमी का कॉन्ट्रैक्ट में था वो। अरे वाह। अभी भी कभी कभी आता है साहित्य अकादमी का जब बुक फेयर लगता है तो चौरंग का 2-4 कॉपी बस लेके आते हैं वो लोग। इसको नेपाली में किए हैं? नेपाली में किए हैं। अच्छा। तो मैं जो पूछना चाह रहा था कि लाइक आपके 2 सुपुत्र, भाभी जी, मैडम और आपकी जो बहन है, तो ये सारे और आप मिलके एक लग रहा है कि मतलब एक क्रिएटिव टीम की तरह है जिसमें आप लीड कर रहे हैं, है ना? जी, तो ये जो क्रिएशन का जो केमिस्ट्री है, इसको थोड़ा और एलाबोरेट अगर आप कर पाए। बात ये है कि मैं तो
मुझे सांप्रदायिकता के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। जी मैं कोई जातिवादी भी नहीं हूँ। मैं एक स्वतंत्र लेखक हूँ। जी मुझे सारे संसार से प्यार है। वसुधैव कुटुम्बकम के हिसाब से मैं चलता हूँ। किसी से मुझे परहेज नहीं। तो क्या है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी तो बस दार्जिलिंग में बहुत बढ़िया लाइब्रेरी है। वहाँ पर मैंने सप्ताह में 2 किताब दो किताबें। इशू होने का वहाँ मैंने सब्सक्रिप्शन लिया। अच्छा तो कॉलेज से शाम को मैं लौटता था ऊपर वाला रास्ता से पैदल, तो सीधा लाइब्रेरी में पहुँचता था। वहाँ पर किताब देख के 2 किताब लेके जाता था, पढ़ता था। हफ्ते भर में किताब कंप्लीट करके लाइब्रेरी में दे देता, फिर दूसरा लेके आता था। इसीलिए ऐसा हुआ कि मैंने जब तक मेरी दृष्टि अच्छी तरह से काम कर रही थी, मैंने तो ऐसे वैसे फालतू बातों में अपने को नहीं उलझाया। किताब ही पढ़ा मैंने, जितना हो सके मैंने किताब पढ़ा। जैसे कि डॉक्टर राधाकृष्णन, जी हम लोगों का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वंस ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनका फिलोसॉफी, जी दर्शन तो मैंने क्लास 12 में भी शेष कर दिया था। क्लास 12 में। बाप तो ऐसा था कि उस वक्त टीचर्स डे तो उन्हीं के नाम पे होता है, जी 5 उनके बर्थडे पे। उनके बर्थडे पे 5 सितंबर को। जी तो क्या होता था कि टीचर्स डे में उनका दर्शन के बारे में कोई नहीं बोलते थे। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा, अच्छा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बोल के उनका दर्शन को वहां पर मैंने उस आर्टिकल में दर्शाया। ओके ओके तो पश्चिम बंगाल बोल के एक साप्ताहिक पत्रिका जी, जी, जी। बंगाल निकलता सरकार की था। यहाँ से निकलती जी। थी, तो उसमें उसको पब्लिश किया। अरे तो पब्लिश करने के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे डूअर्स के, आपका सिलीगुड़ी के, इधर उधर का टी स्टेट के बहुत पत्रिका उस वक्त तो निकलता था ना, जी जी तो सब साभार करके उसको ले गए। ओके तो टीचर्स डे में वही जो मैंने लिखा था उसी के ऊपर बेस करके टीचर्स स्टूडेंट्स को भाषण दिया करते थे उस वक्त। अच्छा तो इंग्लिश स्कूल के टीचर्स आए मेरे पास। मैं भी, मेरा ससुराल का एक अंग्रेजी स्कूल था करसेंग में। जी तो क्या हुआ, वहां पर भी सबने बोला इसका आप इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दीजिए। तो मैंने उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी कर दिया। उस वक्त आपको पता होगा कालिम्पोंग से निकलता था एक अंग्रेजी पत्रिका हिमालयन ऑब्जर्वर। जी 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 हिमालयन ऑब्जर्वर में उसको मैंने पब्लिश किया। ओके तो इस तरह से मैंने जीवन में जब तक मेरी दृष्टि थी, मैंने खुद को बाह्यात काम में ऐसा नहीं उलझाया। ऐसा पढ़ा कि जितना भी है लिटरेचर के बारे में, इधर उधर फिलोसफी, इवन हंटिंग के बारे में, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में, जैसे कि मृत्यु के बाद जीवन का क्या होगा, ऐसे बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी। तो अब मुझे तो पता उस वक्त नहीं था ना मैं एक दिन ब्लाइंड हो जाऊंगा बोल के। लेकिन जब मैं ब्लाइंड हुआ तो पहले जो पढ़ा हुआ था ना, जी, जी। उसी ने मुझे शक्ति दे दी। बहुत बढ़िया। फिर भी आज भी तो आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं, है ना? प्रत्येक महीना मैं किताबें खरीदता हूँ। किसी भी बुक फेयर में जाके मेरा मिसेस मुझे बोलती है, एक बार क्या हुआ कि अपोलो में चले गए हम लोग मद्रास में। जी तो अपोलो में तो बस मेडिकल का ही पुस्तकें मिलती है ना वहां पर। तो हाँ जी मेडिकल का भी 2-3 पुस्तक खरीद लिया मैंने। तो ऐसा क्रेज है मेरे हाँ पास। जी। और जब किताब आपके घर में पहुंचती है तो वो अलमीरा में तब तक नहीं घुसती है जब तक आप पढ़ नहीं लेते उसको। जब तक मैं नहीं पढ़ता, मैं उसको अपना बेडरूम का टेबल है सामने, टेबल में ही रख देता हूँ। जब पूरा पढ़ा जाता है उसके बाद वो बुक शेल्फ में जाता है। तो मेरे बुक शेल्फ में कम से कम 10,000 से ज्यादा किताबें हैं। सब किताबें मैंने पढ़ी हुई है। 10,000 से ज्यादा किताबें हैं। अरे बाप रे। और बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, नेपाली, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली में भी मुझे थोड़ा बहुत अच्छा ही ज्ञान था। ओके अच्छा अच्छा। तो बंगाली में लिख सकता था, पढ़ सकता था, बोल सकता था। मुझे बंगाली लैंग्वेज बहुत अच्छा लगता था। तो उसका जो भाषा में जो मिठास है ना, क्योंकि संस्कृत से डायरेक्ट बंगाली में आया है। तो हमारे पास नेपाली में, हिंदी में तो वो थोड़ा धूमिल होके आ गया है ना। लेकिन बंगाली में क्या है कि संस्कृत का डायरेक्ट वर्ड हम लोग चलाते हैं। जी जी जी। तो मुझे अच्छा लगता था।
अच्छा, आपने पोस्टल डिपार्टमेंट से अभी भी रिटायरमेंट ली हुई है, जी तो हाँ। पोस्टल डिपार्टमेंट से 3 जर्नल्स को भी प्रकाशित करने की, संपादित करने का आपको एक बहुत सुनहरा अवसर मिला है। हाँ ऐसा जी कहा हाँ। जाता है कि किसी भी पोस्टल डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनको 3-4 जर्नल एडिट करने का अवसर नहीं मिलता है नहीं मिलता। पूरा टेन्योर में, तो आपको तो वो मिल चुका है। और ऐसा है आपका कि कैसा रहा है कि ये जो डाक सेवा से जुड़ा हुआ जो आपका ये प्रोफेशनल जो लाइफ है, इसको आप कैसे देखते हैं? तो कैसा रहा ऐसा ये है आपका? कि मैं तो 1998 से ब्लाइंड हो गया। जी, जी। उस वक़्त क्या हुआ कि मैंने टोटली पोस्ट ऑफिस में 40 साल काम किया। 40 साल ऐसे नहीं बोल हुँ। सकते, 39 साल 6 महीने 9 अच्छा, महीने, अच्छा, तो अच्छा। 40 साल ही धरिए हाँ, उसको। हाँ। जी, जी। तो 40 साल में 16 साल मैंने आँखा देख के, दृष्टि के साथ काम किया। 24 साल विदाउट विज़न मैंने काम किया। ओके, ओके। और किसी ने भी मुझे, कोई भी ऑफिसर ने आके तुम ऑफिस में काम नहीं कर सकते हो, तुम वॉलंटियर रिटायरमेंट चले जाओ, ऐसा-वैसा कुछ बोल नहीं पाया। क्योंकि ब्लाइंड होने के बाद भी मेरे ये छोटा लड़का, बड़ा लड़का, ये सब मेरे साथ ऑफिस में जाता था, हेल्प करता था, क्योंकि 16 हुँ, साल में पोस्ट ऑफिस का अंदर का सब काम मैंने सीख लिया था। सीख लिया। तो क्या हुआ कि बस इन लोगों को मैं डिक्टेशन देता था, ये लोग लिख देता था। तो इंडिपेंडेंट ब्रांच में चलाता था। अरे वाह! तो मेरे अधिकारी को मेरे अगेंस्ट में बोलने का कोई मौका ही नहीं मिलता था। मैं तो इंडिपेंडेंट ब्रांच चला रहा हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं ब्लाइंड हूँ, मुझे थोड़ा रियायत दीजिए, ऐसा मैंने कभी नहीं बोला। और ब्लाइंड सर्टिफिकेट भी मैंने कभी नहीं बनाया, अरे वाह! कभी नहीं बनाया। बहुतों ने मुझे कहा कि तुम हुँ। ब्लाइंड सर्टिफिकेट बनाओ, तुमको ट्रेन में हाँ, इधर-उधर हाँ, हाँ, हाँ। फैसिलिटी मिलेगा। मुझे उस सब का प्रलोभन नहीं था। अरे तो वाह! ऑफिस में भी अगर मैं ब्लाइंड सर्टिफिकेट देता तो कुछ न कुछ सहूलियत तो शायद मिलता। जी, लेकिन जी। मैं इंडिपेंडेंटली जब ब्रांचेस चला रहा हूँ, तो मुझे ब्लाइंड सर्टिफिकेट की ज़रूरत क्या है? मैंने ज़रूरत महसूस नहीं किया। ये सुनते हैं कि मतलब आप काफ़ी फूडी भी हैं। आपको खाना खाना और बनाना पसंद है। तो बहुत और पसंद है। ये नई-नई डिशेज़ आप एक्सप्लोर करते हैं। जी और हाँ। तो आप लाइफ़ को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? लाइफ़ को तो ऐसा है कि ईश्वर ने हमें एक बार ये जन्म जीवन दी दिया है। है, ये जीवन दिया है। ये जीवन में आपको जो भी हो, एक नंबर आपको ईमानदार रहना है। जी। 2 नंबर आपको संतुष्ट रहना है, जो भी आपके पास हो, उसी से आपको संतुष्ट रहना है। जी, जी। क्योंकि कोई भी कभी भी बिल्डिंग, गाड़ी, घोड़ा, पैसा, रुपया, अपने बाल-बच्चा, नाता-नातिन किसी को लेके नहीं जाता। वो एक ही चीज़ लेकर जाता है, उसके साथ जितना ज्ञान है ना, हुँ, हुँ। वही ज्ञान लेके जाता है। और ज्ञान आप जितना बाँटेंगे, उतना बढ़ता जाएगा। जी, यही जी। मेरा सिद्धांत है। बहुत बढ़िया। बस मैं तो एन्जॉय करता हूँ लाइफ़ को। मुझे एक बार ऊटी में मैं चला गया था, ऊट का मंड में। हुँ, हुँ। तो वहाँ पर टी गार्डन देखने के लिए वो ट्रैवल एजेंसी वाला बस लेके गया। एक बंगाली भद्रलोक मेरे सामने सीट में बैठा हुआ था। वैसे हम लोग बातें करते-करते बंगाली में चल रहे थे। जी। तो जब टी गार्डन आ गया, तो मेरे मिसेस ने मुझे कहा, "दादा आइए, आपको मैं नीचे उतारती हूँ।" तो मैं उसको पकड़ के नीचे उतरने लगा। तो वो बंगाली भद्रलोक तो बस अवाक रह गए, "अरे! मेरे सामने इतना बैठ के बात कर रहा है, अभी तो किसी को पकड़ के ये बस से नीचे उतर रहा है।" तो मुझे जी। पूछा, "क्यों आपका आँख चोक बोलता है ना बंगाली में, हाँ। चोक नहीं दिखाई देता?" तो मैंने बोला, "हाँ, नहीं दिखाई देता।" "तो क्यों घूमने आए हैं आप?" ऐसा पूछा। अरे बाप रे! तो आप लोग तो बस अपना दृष्टि से देखते हैं बाहर की, मैं अंतर्दृष्टि से देखने आया हूँ। अरे वाह! बस मैं अंतर्दृष्टि से ट्रैवल करता रहता हूँ, करता रहता हूँ। ट्रैवल करने में मुझे बहुत मज़ा आता है, आनंद मिलता है, लेकिन मेरे घर के लोग, मेरे परिवार मेरे साथ होना ही चाहिए। हुँ, हुँ, उन हुँ। लोगों के साथ मैं एन्जॉय करता हूँ। और आपका तो फ्रेंड सर्कल भी अच्छा ही है, मतलब दार्जिलिंग अच्छा। में जितने नामी-गिरामी साहित्यकार हैं, जी हाँ। सारे आपको जानते हैं, आप उनको जानते हैं और आप लोग बहुत बढ़िया-बढ़िया काम भी किए हैं। दार्जिलिंग से आज जो इंग्लिश लिटरेचर लिखी जाती हैं, उसमें से पायनियर्स जो मिले हैं हमें, उनमें से आप भी एक हैं। और फ्लैट फाइल और मुनाल, ये 2 ऐसे मैगज़ीन्स हैं जिन्होंने दार्जिलिंग में, इस इलाके में लिखी जाने वाली इंग्लिश लिटरेचर की नींव रखी है। तो अपनी दृष्टि शक्ति खोने के बाद भी आपने पीएफ फंड से भी पैसे निकाले। मुनाल की 16 वॉल्यूम्स निकाली आपने। हुँ, हुँ। तो अब तो इस तरह का जिद क्यों?
नहीं, जीत का मतलब ये है कि मेरा एक पैशन मतलब पैशन है, एक नेचर है। मैं किसी भी काम में हाथ नहीं डालता। जी जी, अगर डाला तो बस उसको गहरी पेट में कंप्लीट चले करने जाते के बाद ही मैं निकलता हूँ। ये मेरा आदत है। हैं। तो वैसे हमारा अंग्रेजी मैगज़ीन हो या नेपाली मैगज़ीन, एक बात मैं आपको यहाँ पर बोल देना चाहता हूँ। बहुत सारे एडिटोरियल्स में और बहुतों की किताबों की भूमिका में मैंने इस बात का ज़िक्र किया है कि 70s, 80s, 80s का आधा भाग जैसे कि 85 तक, तो गोल्डन जुबली ऑफ इंडियन नेपाली लिटरेचर में बोलता हूँ उसको। अच्छा उस वक़्त आप एक पत्रिका भी प्रकाशित करने जाते थे, छापने जाते थे, तो कम से कम 1100 पत्रिका आपको छापना पड़ता था। वो बिक्री हो जाता था। लेकिन बाद में जब आंदोलन हुआ दार्जिलिंग में, आंदोलन के बाद वैसे पत्रिका चलने नहीं लगा, किताबें चलने नहीं लगी। तो मुनाल का भी हाल तो वही था। लेकिन मेरा एक मानना था कि सभी बच्चे तो अभी इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं। जी, नेपाली स्कूल तो खाली-खाली हो गया। सबका बच्चा इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहा है। तो अब क्या हुआ कि उन लोगों को अंग्रेजी में कुछ थॉट्स, कुछ एक्सप्रेशंस तो उनके पास होगा। वो एक्सप्रेस करने के लिए कोई प्लेटफ़ॉर्म तो होना चाहिए उन लोगों को। ठीक है, मैं क्रिएट कर देता हूँ वो प्लेटफ़ॉर्म, बोल के मुनाल को मैंने शुरू किया। जी, जी, जी। तो बस मुनाल में ऐसे ही मुझे पहले-पहले मेरा सीनियर्स जो राइटर्स है, उन लोगों की कहानियाँ, कविताएँ बहुत पसंद था। तो बहुत सारे कहानियाँ, कविता मैंने अनुवाद करके वैसे मुनाल में भी रख लिया। और एशियन एज बोल के एक डेली न्यूज़, डेली इंग्लिश पेपर। न्यूज़ आता था जी, बंगाल जी, में। जी, तो एशियन एज में सप्ताह में एक बार लिटरेरी कॉलम भी हुआ करता था। जी, जी। तो उस लिटरेरी कॉलम में मैं कविताएँ भेजता था ट्रांसलेट करके, जैसे कि डॉक्टर जियोन नामदूंग का है, टेक द जिम्बा आशा का है और हुँ, दूसरों का भी है। जी, तो मैं भेजता था, वहाँ पर उसको स्पेस मिलता था, जी, जी, तो एप्रिसिएशन भी आता था बाहर से। जी। तो मैंने देखा, अरे तो अपना एक प्लेटफ़ॉर्म मैं खुद तैयार कर हाँ, हाँ, लेता हूँ, हाँ। बोल के मुनाल को मैंने शुरू किया। लेकिन जितना मैंने सोचा था, उतना उसका क्या बोलूँ, रिज़ल्ट अच्छा नहीं नहीं मिला हुआ, आपको। नहीं मिला। लेकिन फिर भी कुल मिला के देखा जाए तो लाइक यहाँ की जो कंटेंट है, नेपाली में जो लिखी जाती है मूलतः हुँ, इस एरिया में और यहाँ की जो दुःख दर्द है, यहाँ की जो कहानियाँ हैं, उसको विश्व स्तरीय जो मेनस्ट्रीम लैंग्वेज जिसे बोला जाता है, लिंगुआ फ्रैंका इंग्लिश हुँ, में, हुँ, ले जाना तो बहुत बड़ी बात है और उसका नींव आपने रखा, उसका शुरुआत आप लोगों ने किया। तो आपने एक इंटरव्यू में पब्लिक नामा बोल के एक प्लेटफ़ॉर्म है, जिसमें एक इंटरव्यू दिया था आपने, जिसमें आपने बोला है कि ग्लोबलाइज़ेशन ऑफ नेपाली लिटरेचर इस वर्ड को आपने कॉइन किया था तो वहाँ पे। जी हाँ। तो इसको आप एडवोकेसी करते हैं। जी हाँ। तो नेपाली लिटरेचर एक क्षेत्र, एक प्रांत में लिखा जाता है भारत में, हालाँकि भारतवर्ष के हर तरफ नेपाली भाषी फैले हुए हैं। तो लेकिन मूलतः दार्जिलिंग, सिक्किम में इस भाषा में लिखी जाती है ज़्यादातर और असम में भी है, नॉर्थ ईस्ट में। तो यहाँ की जो साहित्य है, इस साहित्य को इस वैश्विक लैंग्वेज, ये जो ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश, जी। हिंदी हुआ और दूसरे सारे लैंग्वेज और मेनली इंग्लिश में ले जाने की जो ज़रूरत बोध हुई आपको, आवश्यकता बोध, हुँ, हुँ। तो वो उसके पीछे क्या मतलब आपका क्या दर्शन है, क्या दृष्टि है इसमें? जैसे कि बंगाली में एक प्रोवर्ब है, जी, कुआ का बैंग जैसे बोलते कोरबैंग। हैं, कुंवर बैंक। तो हम लोग भी उसको नेपाली में बोलते हैं कुआ को भैगुता। कुआ को बैग होता तो हमारा साहित्य तो वैसे ही था। नेपाली में लिखो, है। जी। उसको बस किसी एक रोज़ कहीं जाके विमोचन करो, हाँ, पूरा तालियाँ बजाओ, खुद के बीच में ताली बजाओ। बजाओ, बस उसके बाद भूल जाओ, जी, जी। यही था। लेकिन इतनी अच्छी-अच्छी किताबें हमारा नेपाली में हुँ, प्रकाशित हुँ, हुई हुँ, थी, अच्छी-अच्छी कविताएँ थी, कहानियाँ थी। हुँ, हुँ। वो वैसे ही कुआ का बैंग ही बन के रह रहा था। तो अच्छा। मैंने सोचा, नहीं, इसको कुआँ से निकालना होगा मुझे। किसी न किसी को तो आगे बढ़ना ही है ना। सही बात, सही बात। मैं शुरुआत करूँगा। हुँ, हुँ, हुँ। वैसे तो मैं आपको क्लियरली बोल देता हूँ,
इनफैंट से क्लास 10 तक मैं नेपाली मीडियम स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा। अंग्रेजी का एक पीरियड होता था, एक ही पीरियड जी जी। दिन में, बस वही एक अंग्रेजी का पीरियड लेके मैंने पढ़ना शुरू किया। नेपाली मीडियम में मैंने माध्यमिक पास की और कॉलेज में जाके अंग्रेजी मीडियम में मैंने शुरू किया। जी। तो मैं ये तो नहीं बोलता कि मेरा इंग्लिश अच्छा है, ये है वो है, लेकिन इतना मैं जरूर बोल सकता हूँ, मैं जो भी लिखता हूँ करेक्ट लिखता हूँ और मेरा इंग्लिश बहुत सिंपल है। जी एकदम सिंपल इंग्लिश मैं लिखता हूँ जिसको भी समझ में आ जाए, जी जी। ऐसा मैं लिखता हूँ। अगर वैसे ही लिखना है तो मैं भी वैसा बड़ा बड़ा अंग्रेजी वैसे अगर कोशिश की होती तो शायद लिख लेता, जी। लेकिन उसका माने ये नहीं है, क्योंकि मैं अपना जो साहित्य है उसको विश्व भर पहुंचाना प्रचार कर चाहते हैं। रहा था ना। तो ऐसा होता है कि आप अपने साहित्य तो घर में पढ़ लेते हैं, जी दूसरों का साहित्य अगर आपके हाथ में आ जाए ना तो क्या होता है कि आप बस के लाइन में खड़े हैं, जी। तो उस वक्त ये नेपाली का एक ट्रांसलेशन आया है, थोड़ा देखें, वहां पर आप पढ़ते हैं। जी जी। बस में जब ट्रैवल कर रहे होते हैं उस वक्त आप पढ़ते हैं, तो वहां पर आप डिक्शनरी लेके तो नहीं बैठते ना। नेपाली लैंग्वेज का जो ट्रांसलेशन है अंग्रेजी में, जी। उसको समझने के लिए क्या आप डिक्शनरी लेके चलेंगे? सही बात। ये तो नहीं होगा ना। तो इसीलिए मैं बहुत सिंपल इंग्लिश पसंद करता हूँ, लिखता भी ऐसे ही हूँ और मुनाल में भी वैसे ही था। तो आपके साथ तो लाइक आप लोग का जो बैच था उससे पहले भी इस तरह की कुछ इनिशिएटिव हुई थी दार्जिलिंग में, जैसे कि मंगल सिंह सुब्बा हुए, अनमोल प्रसाद, डॉक्टर हरक बहादुर छेत्री, साथ साथ आप लोग ये सब काम किए थे, वो लोग फ्लैट फाइल निकालते थे। जी तो उससे पहले भी इस तरह की इनिशिएटिव थी वहाँ पे दार्जिलिंग में? नहीं, जब मैं कॉलेज पढ़ता था तो अंग्रेजी में तो वैसा कुछ समझ में नहीं आता मुझे। जी जी। हाँ, बस पॉलिटिकल आर्टिकल्स वैसे अंग्रेजी में थोड़ा बहुत निकलता था। मैंने बोला ना, जैसे कि आपको मैं और एक चीज ऐड कर लूँ, और एक नाम डॉक्टर कुमार प्रधान, जी वो हाँ, भी लिखा करते थे इंग्लिश में। जी हाँ। जी तो वो तो लिखा करते थे, उनका इंग्लिश तो बहुत अच्छा था। जी। कुमार प्रधान तो मेरा गुरु है, अच्छा अच्छा। तो उन्होंने तो मुझे कॉलेज में पढ़ाया था जी और बहुत प्यार करते थे, जी जी। बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। हम्म, और आप क्रेडिट मिस्टर कुमार प्रधान को दे सकते हैं, जी जी क्योंकि उनकी बदौलत मुझे कुछ करने का विचार आया मन में। जी उनका इंग्लिश भी बहुत अच्छा था। क्लास में जब हिस्ट्री पढ़ाते थे कॉलेज में, जी तो अंग्रेजी में ही पढ़ाते थे, लेकिन इतना समझ आता था, इतना समझ आता, बहुत सिंपल इंग्लिश बोलते जी थे। जी मैं उन्हीं से प्रभावित हो गया। जी। तो उन्होंने तो लिखी है किताब। तो और कौन थे, जैसे कि मंगल सिंह सुब्बा हुए? मंगल सुब्बा जी का एक क्रेडिट है। जी। उनका क्या है कि नेपाली में हम्म, कोई इंडिविजुअल राइटर ने अंग्रेजी का कोई कहानी का कलेक्शन नहीं निकाला था। हम्म, तो फर्स्ट टाइम दार्जिलिंग में एंथोलॉजी ऑफ नेपाली शॉर्ट नेपाली स्टोरीज। इंग्लिश बोल सकते हैं, स्टोरीज, कहानियां, जी। मैन एंड वुमेन, उन्होंने पहले निकाला था। तो जब मेरा हाथ में वो आया मैन एंड वुमन, तो मैंने पूरा पढ़ लिया। पढ़ने के बाद रात के 11 बजे मैंने मंगल सिंह सुब्बा जी को फोन किया। अच्छा मैं पहचानता नहीं था उनको। अच्छा। मैंने फोन किया, मंगल सिंह सुब्बा जी, आपको मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मैं भानु छेत्री बोल रहा हूँ, हम्म, तो आपका मैन एंड वुमेन मैंने पढ़ा, बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा, तो इसके बारे में मैं कुछ लिखना भी चाहता हूँ, मुझसे रहना ही जा रहा है। तो ये तो दिस इज अ ब्रेक थ्रू इन इंडियन नेपाली लिटरेचर, मैंने उनको ओके। ऐसा भी बोला। तो बाद में उनके मेन एंड वुमेन के बारे में मैंने एक समालोचना अंग्रेजी में लिखा और मुनाल में पब्लिश भी हुआ। अच्छा। तो इन दैट वे मंगल सिंह सुब्बा जी को भी क्रेडिट जाता है। जी। तो अंग्रेजी भाषा में भी अब तो और भी कंटेंट्स आने लगे हैं, और भी ज़्यादा करके, है ना? बहुत सारे, बहुत और सारे। यहाँ तक कि ट्रांसलेशंस भी बहुत सारे आने लगे हैं। जी हाँ। और जिस वजह से नेपाली भाषा में लिखी जाने वाली रीजनल लिटरेचर अन्य जगहों में, जैसे कि देशों में पहुँच रही है, आपको क्या लगता है कि ये किस हद तक प्रोग्रेस कर चुकी है, और यहाँ के समाज और जीवन के रिफ्लेक्शन को इंग्लिश में बताना कितना ज़रूरी है? बताना जरूरी है। आजकल क्या है कि इंडिविजुअल पुस्तकें अंग्रेजी में बहुत सारे निकल रहे हैं, हाँ जी। जैसे कि एंथोलॉजी ऑफ पोएट्री हुआ, हाँ जी। जैसे कि कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज भी थोड़ा बहुत निकला हुआ है। हाँ जी।
तो वैसे नॉवेल्स भी लिखते हैं, जी, जैसे जी। सिक्किम में ऐसे बहुत राइटर्स हैं, हाँ जी, हाँ जी। वो लोग लिखते हैं। लेकिन वो क्या है कि वो उनका पर्सनल हो गया। हाँ जी। मैं उस लाइन में नहीं जाता। मैं अच्छा, अपने लिए एक नोबल अंग्रेजी में लिख के पब्लिश नहीं करने वाला। अच्छा। वो तो मेरा हो गया ना। जी, जी, जी। लेकिन अपना साहित्य के लिए तो कुछ नहीं हुआ। जी। बहुत सारे साहित्य में तो लिखा गया है मतलब आप आगे भी। चाहते हैं कोई कलेक्टिव वर्क ये इस टाइप का? कलेक्टिव वर्क हो जिसमें सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। बहुत बढ़िया एक सोच। आदमी बोलेगा, 100 आदमी बोलेगा, फर्क पड़ेगा ना। जी, जी, 100 आदमी को रिप्रेजेंट कीजिए ना। जी, तो एक आदमी बोलने से क्या होगा? बस जी। यही फर्क तो है इसी उनमें और इसी मुझ में। लाइन में अगर हम लोग देखें तो आपकी मुनाल पब्लिकेशन से ही जी एन एंथोलॉजी ऑफ नेपाली शॉर्ट स्टोरीज निकली थी। हाँ, इसके पीछे का थोड़ा हाँ, तो पृष्ठभूमि में ये तो हॉट केक की तरह गया था। ये तो तो हटके की हुआ। ये शायद इस तरह का पहला प्रोजेक्ट था दार्जिलिंग से। कि दार्जिलिंग से बहुत आगे जी, किसी ने, मैं नाम नहीं बोलना चाहता अभी, जी, जी। किसी ने, ही वॉज एन इंग्लिश राइटर, ओके, ही टीचर्स इन सम यूनिवर्सिटीज इन लंदन। ओके। तो किसी को उन्होंने आश्वासन दिया था, दार्जिलिंग का नेपाली कहानियों का कोई एंथोलॉजी अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है इंग्लिश में। इंग्लिश में, वो ओके। मैं करूँगा। तो बहुत से राइटर्स बस बहुत खुश हो गए। हुँ। तो बाद में क्या हुआ कि उसके लिए भी मुझे काम काम सौंपा गया। अच्छा, थोड़ा बहुत काम मैंने किया, जैसे कि 80% काम मैंने उसमें किया। अच्छा, अच्छा। लेकिन कोई रॉयल्टी एनुमरेशन ऐसा कुछ लेने वाला नहीं मैं। हुँ। तो ऐसे ही मैंने हेल्प कर दिया। अच्छा, तो क्या हुआ बाद में, वो जेंटलमैन ने, आप लोगों का नेपाली स्टोरीज बहुत छोटा-छोटा है। अच्छा। थोड़ा लंबा होने से अच्छा रहेगा। हुँ। इसीलिए जो स्क्रिप्ट आपने ट्रांसलेशन करके भेजे हैं, ये सब मैं लौटा रहा हूँ। थोड़ा लंबा-लंबा शॉर्ट स्टोरीज भेजिए। ओहो! अच्छा। तो मुझे भी एक चिट्ठी आया था। हुँ। तो मैंने उनसे बोला, जी रूपनारायण सिन्हा तो गुज़र गए हैं। जी। उनकी कहानियाँ को मैं अब कैसे लंबा कर सकता हूँ? हुँ। शिव कुमार राय जी की वो माछा के मोल, हुँ। छाता, ऐसा वगैरह छोटा-छोटा शॉर्ट स्टोरीज है, उनका भी मैं लंबा नहीं कर सकता। जी, तो वैसा ट्रेंड तो हमारे पास है ही नहीं। जी। तो नेपाली में एक कहावत है ना, नदिने बजै बुधबार बार्छिन्। तो ऐसा ही हुआ। जो अ, कुछ देना ही नहीं चाहता वो बोलेगा कि बस आज तो बुधवार है, हुँ। मैं तो किसी को कुछ देने वाला नहीं हूँ। हुँ। तुम अगर कल आते, आगामी कल आते हुँ। तो कुछ दिए देता। ऐसा ही हुआ। जी। तो बाद में मैं मुनाल चलाता गया। लेकिन मैं, ये जो मिलेनियम आ रहा था उस वक़्त, जी, जी। सहस्र शताब्दी, तो उसके लिए मैं बहुत आर्टिकल पढ़ता था, टीवी में भी देखता था। तो क्या हुआ, सब लोग मिलेनियम को गिफ्ट देने के लिए उतावला है, सब हुँ। लोग। तो हमारी माता और बहनें, वो तो क्या है, अमेरिका में जाइए आप, लंदन में जाइए, कहीं भी, किसी भी संसार के किसी भी देश में जाइए, 1 जनवरी 2000 में अपना बच्चा को जन्म देने के लिए इतना आतुर थे। तो ऐसा बहुत कुछ हुआ। हाँ। तो उन सब बातों ने मुझे भी टच किया। जी, जी। तो मैंने सोचा, इंडियन नेपाली लिटरेचर को भी तो मिलेनियम को कुछ गिफ्ट तो देना ही चाहिए, कुछ उपहार तो हाँ। देना ही चाहिए। क्या दूं? तो उस वक्त मैंने सोचा कि एन एंथोलॉजी ऑफ नेपाली शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, यही दूंगा मैं, हुँ। बोल के। ओके। उस कथा वगैरह, कहानी वगैरह चुन चुन के इधर उधर से मिला के, तो वो पुराने वाले से भी लिया था आपने जो ट्रांसलेशन करके वो लौटाया पुराने से गया भी था? ज़्यादा, क्योंकि उसमें तो रैंडम चला गया था। हाँ। तो मैंने वैसे रैंडम नहीं किया। जी। रूपनारायण सिन्हा से शुरू करके, क्योंकि रूपनारायण सिन्हा तो पहले भारतीय नेपाली कथाकार, कहानीकार है, हैं। जिन्होंने आधुनिक नेपाली कहानी लिखे थे हाँ जी, 1927 साल में। हाँ जी। तो उनसे शुरू करके मैं संजय बिष्ट संजय तक आ बिष्ट। गया। संजय बिष्ट उस वक़्त छोटा कथाकार थे, कहानीकार थे। जी, बहुत अच्छा बढ़िया कथा लिखते थे। तो मैंने तो किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं जी। किया। जो भी मेरे नोटिस में आया, मैंने उन लोगों को उसमें स्थान दिया। तो 25 पुरानी नई कहानियाँ मिला के एन एंथोलॉजी ऑफ नेपाली शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश वो प्रकाशित किया।
लेकिन वो हॉटकेक जैसा बिक्री हो गया। जी। जैसे कि ऑक्सफोर्ड बोल के दार्जिलिंग में एक बहुत बड़ा जी। अंग्रेजी किताब की बुक फसल स्टोर। है, बुक स्टोर। तो वो एक ही बुक स्टोर ने कम से कम 500 से ज्यादा वो प्रतियां जी बिक्री जी की। जी। अभी भी मैं ऑक्सफोर्ड में जाता और हूँ, मैंने जो देखा था वो हार्ड बाउंड में आया था, हार्ड बाउंड में भी था और पेपर पेपर बैक बैग में भी भी था। था, अच्छा अच्छा, दोनों में था। मुझे जो देखने को मिला था हार्ड बाउंड वाला था। हार्ड बाउंड दोनों में था। तो ये किताब को माना जा सकता है कि इस क्षेत्र से अंग्रेजी में निकला हुआ कोई इस टाइप का संकलन ये पहला था। पहला एंथोलॉजी तो इंडियन बहुत नेपाली लिटरेरी सिनारियो में फर्स्ट कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज और एंथोलॉजी बोलिए जी कोई जी है तो वो एन एंथोलॉजी ऑफ नेपाली शॉर्ट नेपाली स्टोरीज इन शॉर्ट। इंग्लिश है। अच्छा, माई कंट्री माई पीपल, ये जो किताब को अनुवाद करके आपको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, तो आपने यही किताब क्यों सिलेक्ट किया था अनुवाद के इसके लिए? पीछे एक छोटी सी कहानी है। जी। अच्छा, ये तो जहाँ तक मुझे लगता है तमिल में था ये लैंग्वेज। तेलुगु, तेलुगु, तेलुगु जी। तेलुगु लैंग्वेज का है। तो आपको इसका इंग्लिश या हिंदी ट्रांसलेशन मिला एंड होगा? मुझे इंग्लिश स्क्रिप्ट मिला था इसका, जी। किताब ही है वो तो। ये किताब तो आपका बहुत सालों बाद 1913 में कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके बाद अगर कोई लिटरेचर इंडिया से नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुआ है तो वो माई कंट्री माई पीपल था। ओके। दुर्भाग्यवश उसको नोबेल प्राइज नहीं मिला, अच्छा। लेकिन नॉमिनेट होना भी तो बड़ी बात है। ओके। तो क्या हुआ तो कि इनके इनके राइटर थे, राइटर का नाम? महाकवि शेषेंद्र शर्मा, शेषेंद्र। शेषेंद्र शर्मा। अच्छा, ये कविता की किताब थी। आधुनिक महाकाव्य। वैसे ट्रांसलेशंस भी हो रहे हैं और इंग्लिश में डायरेक्टली यहाँ की कंटेंट भी जा रही है, कुछ कुछ हिंदी में, कुछ कुछ बांग्ला में। जी। लेकिन जानकारों का कहना है कि ये एथिस्ट नहीं है। यहाँ के जो कंटेंट है, यहाँ की जो स्टोरी टेलिंग है, वो ठीक तरह से हो नहीं पा रही है। एक तरफ से देखा जाए तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी ठीक तरह से नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस का इश्यू है। और एक बात, इतनी सुंदर सी जगह है, सारे विश्व के लोग यहाँ पे आते हैं, लेकिन इसकी जो पीड़ा है वो ठीक तरह से रिप्रेजेंट नहीं हो पा रही है। तो इंग्लिश एक माध्यम है जिससे सारे संसार में बात को फैलाया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है कि और क्या किया जाना चाहिए जिससे इंग्लिश जैसे लैंग्वेज में, हिंदी में, मूलधारा की भाषाओं में यहाँ की कहानी और अच्छी तरह से, बेहतर तरह से रिप्रेजेंट हो? आप मुनल का किसी भी एडिशन को उठा के देखिए, जी उसमें मेरा एडिटोरियल देखिए, जी जी एक ही बात में मैंने जोड़ दिया है। जी किसी जाति को अगर ऊपर उठाना है तो चार चीजों का ध्यान रखना चाहिए। चार चीजों का? चार चीजों का। अच्छा। भाषा, जी हाँ। साहित्य, जी संस्कृति, हाँ। इतिहास। बहुत किसी भी जाति का चार पहिए है ये। जी जी। ये चार पहिए को ठीक से उठाइए, जाति स्वतः उठेगी। आपको आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोगों ने इतना आंदोलन किया, क्या क्या किया, बेकार में समय बर्बाद हुआ। 2-3 जनरेशन ऐसे ही चला गया राउडीज बन के, तो क्या हाथ में लगा। लेकिन वो एनर्जी अगर हम अपना भाषा, साहित्य, संस्कृति, इतिहास को ऊपर उठाने के लिए करते ना, तो आज हम लोगों को ये सब आइडेंटिटी क्राइसिस, ये सब जो बोला जा रहा है ना, ये फेस करना नहीं पड़ता। तो इसीलिए हमारा लैंग्वेज का, हमारा साहित्य का ग्लोबलाइजेशन होना अति अनिवार्य है, विश्वीकरण। लेकिन क्या किया जाए इसके लिए? ग्लोबलाइजेशन ऑफ यहाँ की कंटेंट के लिए क्या किया जाए? एग्जैक्टली क्या किया जाए? एग्जैक्टली क्या है कि सबसे पहले तो रीडिंग कल्चर हमको डेवलप करना होगा। वो अगर डेवलप नहीं करेंगे तो हमारी पुस्तकें वैसे ही बुक स्टॉल्स में पड़ी सड़के रह जाएंगी। तो पहले वो डेवलप कीजिए। उसके लिए अगर मैं तो एक बार, मुझे क्या हुआ, मातृ दिवस में गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने प्रेसाइड करने के लिए बुलाया था। तो मैंने देखा मातृ दिवस के ऊपर जो जो वक्ता आए थे उन लोगों ने बोला लास्ट में मुझे प्रेसिडेंशियल स्पीच देना पड़ा। तो मैंने बोल दिया कि भाषा की, वो सभी ने ऐसा ही, हमारा भाषा का ये स्थिति है, मान्यता प्राप्त हुआ है, ऐसा है वैसा है, कोई नहीं बोलता, कोई नहीं लिखता, ऐसा ही वैसा, बस बोलने लगे। तो मैंने एक ही बात बोला, ये भाषा को अगर प्रयोग करना है तो हमारा पॉलिटिकल लीडर्स जितने भी है ना, उन लोगों का बात तो जनता सुनती है ना।
तो पॉलिटिकल लीडर्स को एक बात और बोलना पड़ेगा, आप लोग नेपाल में जितना जर्नल्स पब्लिश होते हैं सब खरीद के घर में रखे, एक एक कॉपी, जितनी भी किताबें पब्लिश होती है वो घर में खरीद के रखे। वो एक पॉलिटिकल लीडर को बोलना पड़ेगा, वो करेगा, हमारा लोग सब करेगा। ऐसा बोल के मैंने कंक्लूड किया उस प्रेसिडेंशियल स्पीच को जी। तो लगा था मुझे जैसे कि सुभाष सिंह जी ने जो बोला सबने किया, बिमल गुरुंग ने जो बोला सबने किया, साथ में तो कुछ हम लोगों का रहा नहीं जी। लेकिन उसको अगर पॉजिटिव एनर्जी में, पॉजिटिव कार्यों में हम लोग अगर प्रयोग करते हैं जी। तो हमारा अवस्था ऐसा नहीं होता। तो आज हमारा अपना भाषा के लिए, अपना साहित्य के लिए, इतिहास के लिए, संस्कृति के लिए क्या बोले आप, बोलने के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो इसका उत्थान कीजिए ना, अपने आप जाति का उत्थान हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। तो दर्शक बिंद, हम अभी बात कर रहे थे भानु छेत्री जी से, जो दार्जिलिंग से आए हैं और यहाँ के नेपाली कंटेंट को, यहाँ के नेपाली समाज को जो वैश्विक लैंग्वेज है, वैश्विक भाषा, लिंगुआ फ्रैंका इंग्लिश में ले जाने के लिए जो इन्होंने प्रयत्न किया है सारा जीवन, और अपने प्राकृतिक अंधेरापन को उन्होंने जो ऐसे क्रिएटिव लाइट में इन्होंने कन्वर्ट किया, और एक बहुत बड़ी मिसाल है ये कि ज़िंदगी को किस तरह से जिया जाए। वो लिखते हैं, पढ़ते हैं, स्टिल अभी भी पढ़ाई करते हैं और बहुत सारा लिखते हैं वो, और भी वो एक कलेक्शन के ऊपर, बहुत बड़ा एक कलेक्शन एंथोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। उनके यहाँ से एक और वो डिस्क्लोज़ नहीं किया जा सकता है, लेकिन बहुत एक ग्लोबल लेवल की और एक काम वो पैरेलल रूप से कर रहे हैं। तो नए जनरेशन को वो सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। तो ये खुद में एक जीते जागते मिसाल हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए। उनसे भी सीख हम लोग ले सकते हैं। तो हम ये शुक्रिया अदा करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द कॉर्ड टीम की तरफ से कि उन्होंने ये कष्ट किया, आज स्टूडियो में पधारे और अपने ये सुनहरे जो थॉट्स हैं और अनुभव को उन्होंने शेयर किया, और हम उनकी आने वाले जीवन में और अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, ये कामना करते हैं। तो कॉर्ड की तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।